साथियों नमस्कार। रीट स्पेशल के तहत हम प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के लिए। आइए, एक नए प्रैक्टिस सेट को किया जाता है और अपने ज्ञान में अब वृद्धि की जाती है। आइए देखें क्वेश्चन नंबर 1। बच्चों के निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के लिए लागू है। 6 से 14 वर्ष के लिए लागू है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो एक क्रिकेट खिलाड़ी अपनी गेंदबाजी के कौशल को विकसित कर लेता है, पर यह उसकी बल्लेबाजी के कौशल को प्रभावित नहीं करता है, तो इसे शून्य प्रशिक्षण अंतरण कहते हैं। क्योंकि निषेधात्मक होता है जब किसी सीखे हुए ज्ञान का किसी दूसरे में न प्रयोग हो। विधेयात्मक प्रशिक्षण अंतरण और शून्य प्रशिक्षण अंतरण होता है कि जब किसी सीखी हुई चीज़ में अन्य सीखी हुई चीज़ों का उससे कोई मेल जोल ना हो, तो शून्य प्रशिक्षण अंतरण होता है। जैसे क्रिकेट खिलाड़ी अपनी गेंदबाजी के कौशल को विकसित कर लेता है, पर यह उसकी बल्लेबाजी के कौशल पर किसी प्रकार का इफेक्ट नहीं डालता, तो ये शून्य प्रशिक्षण अंतरण कहलाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो बच्चे के विकास में आनुवंशिकता और वातावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो सहम रुझान वातावरण से संबंधित, जबकि वास्तविक विकास के लिए आनुवंशिकता जरूरी है। समवयस्कों और पितृयक जीन्स का सापेक्ष योगदान योगात्मक नहीं होता। अगला है कि आनुवंशिकता और वातावरण के साथ परिचालित नहीं होते। आनुवंशिकता और वातावरण दोनों एक बच्चे के 50-50% योगदान रखते हैं, तो इसमें कौन सा हमारा सही हो जाएगा? 50-50% योगदान होते हैं, तो इसमें बी विकल्प सही हो जाएगा। समवयस्कों और पितृयक यानी जीन का सापेक्ष योगदान योगात्मक नहीं होता है। तो अगले क्वेश्चन की बात करें तो ये आनुवंशिकता और वातावरण की भूमिका के बारे में यही कथन सही हो जाएगा कि समवयस्कों और पितृयक यानी जीन का सापेक्ष योगदान योगात्मक नहीं होता है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो कौन सा सीखना स्थायी होता है? समझ कर सीखना स्थायी होता है। एनसीएफ 2005 की संस्तुतियों के अनुसार कक्षा 1 एवं कक्षा 2 के विद्यार्थियों के लिए मूल्यांकन का तरीका होना चाहिए। तो मूल्यांकन का तरीका कैसे होनी चाहिए? मूल्यांकन का तरीका मौखिक, लिखित एवं मौखिक प्रेक्षण के आधार पर। तो मूल्यांकन का तरीका प्रेक्षण के आधार पर होना चाहिए। अगले क्वेश्चन की बात करें तो किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार सीखने का मतलब ज्ञान निर्माण करना है? तो यह पियाजे महोदय के अनुसार सीखने का मतलब ज्ञान निर्माण करना है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण का एक नवाचारी स्रोत है? तो शिक्षण का नवाचारी इनोवेटिव स्रोत जो है इनोवेशन के माध्यम से इंटरनेट इसका सबसे जो है नवाचारी स्रोत है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो भाषा अवबोधन से संबद्ध विकार है। तो भाषाघात ये जो है भाषा अवबोधन से संबद्ध विकार है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो आनुवंशिकता एक सामाजिक संरचना मानी जाती है। तो ये कथन किसका है? ये किसके अंतर्गत आएगा? द्वितीय, गतिक, प्राथमिक, स्थायी। तो आनुवंशिकता एक स्थायी सामाजिक संरचना मानी जाती है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो विद्यार्थियों के सीखने में जो रिक्तियां रह जाती हैं उनके निदान के बाद होना चाहिए। तो उनके निदान के लिए समुचित उपचारात्मक कार्य होना चाहिए। अगले क्वेश्चन की बात करें तो असंगठित घर से आने वाले बच्चे सबसे अधिक कठिनाई का अनुभव करेगा। क्यों करेगा? अभ्यास पुस्तिकाओं में, स्वतंत्र अध्ययन में, सुनिर्मित पाठों में, नियोजित निर्देश में। तो वह स्वतंत्र अध्ययन में सबसे कठिनाई का अनुभव करेगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो वे कौन से बाह्य कारक हैं जो एक बच्चे को क्या करते हैं? जो एक बच्चे को कक्षा में रुचि लेने से रोकते हैं। तो यह जो है संस्कृति और प्रशिक्षण के कारण जो है एक बच्चा को कक्षा में रुचि लेने से रोकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, यह एक विकार या रोग के कारण आँखों या दृष्टि प्रणाली की एक कार्यात्मक बाधा से संबंधित है जिससे दृष्टि दोष आ सकता है। तो ये जो है दृष्टिबाधकता से संबंधित है, क्योंकि यह एक विकार है
जिसके कारण आँखों या दृष्टि प्रणाली की एक कार्यात्मक बाधा संबंधित हो सकती है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अनुसंधान से पता चला है कि विद्यालयों में अनेक स्तरों पर विभेदीकरण पाया जाता है और उच्च प्राथमिक स्तर पर इनमें से कौन सा विभेदीकरण का एक उदाहरण नहीं है। तो बहुत से अध्यापक पढ़ाने के लिए केवल व्याख्यान विधि का प्रयोग करते हैं। मध्याह्न भोजन के दौरान दलित बच्चों को अलग बैठाया जाता है। लड़कियों को गणित तथा विज्ञान विषयों को लेने के लिए प्रोत्साहित नहीं किया जाता है। अध्यापकों की निम्न सामाजिक आर्थिक परिप्रेक्ष्य से आए बच्चों से बहुत कम अपेक्षाएं होती हैं। तो इसमें जो है विभेदीकरण उच्च प्राथमिक स्तर पर बहुत से अध्यापक पढ़ाने के लिए केवल व्याख्यान विधि का प्रयोग करते हैं, तो यही सही नहीं है। बाकी जो विभेदीकरण होता है वो मध्याह्न भोजन के दौरान दलित बच्चों को अलग बैठा के किया जा सकता है। लड़कियों के साथ किया जा सकता है कि उनको गणित कम आता है, गणित विज्ञान विषय नहीं लेती हैं। और किया जाता है कि अध्यापकों को निम्न सामाजिक आर्थिक परिप्रेक्ष्य से आए बच्चों जो बहुत कम है उनकी अपेक्षा की जाती है। तो ये जो है और विभेदीकरण का उदाहरण जो व्याख्यान विषय है वो नहीं है। विकास हमेशा सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो कौन सा विकासात्मक विकार का उदाहरण नहीं है। तो इसमें कौन सा विकासात्मक विकार का उदाहरण नहीं है। आत्मविमोह, प्रमस्तिष्क घात, पर अभिघातज तनाव, न्यून अवधान, सक्रिय विकास। तो इसमें जो है विकासात्मक विकार का उदाहरण नहीं, पर अभिघातज तनाव। बाकी आत्मविमोह, प्रमस्तिष्क घात, न्यून अवधान, सक्रिय विकास, यह सब विकासात्मक विकार के उदाहरण हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें तो महीनों की आयु के बीच अधिकांश बच्चे शब्दों को मिलाकर छोटे छोटे वाक्यों में बोलना शुरू कर देते हैं। तो 18 से 24 महीने की आयु के अधिकांश बच्चे शब्दों को मिलाकर छोटे छोटे वाक्यों में बोलने का प्रयास करते हैं और बोलना शुरू कर देते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें तो शिवानी द्वारा पूछे गए एक प्रश्न का उत्तर शिक्षक तत्काल नहीं दे सकता, तो शिक्षक की प्रतिक्रिया होनी चाहिए। शिक्षक द्वारा उस प्रश्न का सही उत्तर बाद में समझकर देना चाहिए, तो यही उपयुक्त विकल्प हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, जब एक शिक्षिका दृष्टिबाधित शिक्षार्थियों को कक्षा के अन्य शिक्षार्थियों के साथ सामूहिक गतिविधियों में शामिल करती है तो वह एक समावेशी शिक्षा की भावना के अनुसार कार्य कर रही, यही हमारा उपयुक्त विकल्प है, यही सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो उपलब्धि अभिप्रेरक के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो उपलब्धि अभिप्रेरक के संबंध में देखें तो यदि व्यक्तिगत क्षमताओं की संतुष्टि महत्वपूर्ण है तो उपलब्धि अभिप्रेरक को विकास प्रेरक कहा जा सकता है। उपलब्धि अभिप्रेरक जीवित रहने के लिए आवश्यक है। यदि व्यक्तियों के मध्य प्रतियोगिता पर बल है तो उपलब्धि अभिप्रेरक को सामाजिक अभिप्रेरक कहा जा सकता है। यानी यदि व्यक्तियों के मध्य प्रतियोगिता पर बल है तो उपलब्धि अभिप्रेरक को सामाजिक अभिप्रेरक भी कहा जा सकता है। तो उपयुक्त सभी विकल्प इसमें हमारा उपलब्ध अभिप्रेरक से संबंधित है, सही हो जाएंगे। सीखने की परिघटना में निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक घटक नहीं है। तो सीखने की प्रक्रिया में जो है इसमें कौन सबसे आवश्यक घटक नहीं है। तो इसमें जो है सीखने की परिघटना में आंतरिक अवस्था, प्रेरक, अधिगमकर्ता, तो इसमें जो है शिक्षक उपयुक्त तो नहीं है आवश्यक घटक के रूप में। आगे बात करें तो फ्राइड के अनुसार हमारे मूल्यों, क्योंकि शिक्षक जैसे ज़रूरी यह नहीं है कि आप कहीं भी किसी भी क्षेत्र में किसी से भी एक छोटे बच्चे से भी सीख सकते हैं। तो सीखने की परिघटना में आंतरिक अवस्था, प्रेरक, अधिगमकर्ता, तो हर समय शिक्षक की आवश्यकता नहीं है, तो इसमें यही नहीं है। फ्राइड के अनुसार हमारे मूल्यों का आंतरिकी कारण में होता है ... तो इसमें जो है हमारे मूल्यों का आंतरिकी कारण, तो ये परा अहम में होता है। यानी अहम, इदम, अहम, परा अहम, तो ये परा अहम के कारण होता है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो नरेश और मुकेश की आयु समान है, उनके सामाजिक एवं मानसिक विकास में काफ़ी अंतर है, यह विकास के निम्न सिद्धांत का कारण है। तो यह जो है व्यक्तिगत सिद्धांत का कारण है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो बुद्धि और वंशानुक्रम का प्रभाव होता है, किसने कहा है। तो बुद्धि पर वंशानुक्रम का प्रभाव होता है, यह टर्मन महोदय ने कहा है।
यह बेसिक ही सही ही बात है कि बुद्धि पर वंशानुक्रम का प्रभाव होता है, लेकिन यह उतना उपयुक्त नहीं, क्योंकि बुद्धि पर वंशानुक्रम के साथ साथ वातावरण दोनों की बराबर की भागीदारी, या वातावरण की कभी ज़्यादा वंशानुक्रम की कभी कम, वंशानुक्रम की कभी ज़्यादा वातावरण की कम, तो ये प्रक्रिया है। अगला क्वेश्चन देखें तो कक्षा अध्यापक ने राघव को अपनी कक्षा में अपने कीबोर्ड पर स्वयं द्वारा तैयार किया गया मधुर संगीत बजाते हुए देखा। कक्षा अध्यापक ने विचार किया कि राघव में बुद्धि उच्च स्तरीय थी, शारीरिक गतिबोधक और संगीतमय, स्थानिक, भाषाई। तो कक्षा अध्यापक ने राघव को अपनी कक्षा में अपने कीबोर्ड पर स्वयं द्वारा तैयार किया गया मधुर संगीत बजाते हुए देखा। तो कक्षा अध्यापक ने विचार किया कि राघव में जो बुद्धि है वह संगीतमय बुद्धि उच्च स्तरीय है, और इसीलिए वह जो है जल्दी से सीखकर वह उस क्रियाकलाप को कर रहा है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो हम में से कुछ लोग, कुछ जो लंबे हैं, कुछ जो छोटे हैं, कुछ जो गोरे हैं तथा कुछ जो काले हैं, कुछ लोग मजबूत हैं तथा कुछ कमज़ोर हैं, यह कथन किस स्थापित सिद्धांत पर आधारित है? तो यह जो है व्यक्तिक विभिन्नता पर आधारित है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो चिंतन के सूचना प्रक्रमण सिद्धांत में निम्नलिखित चरण आते हैं। तो इसमें जो है जो क्रियान्वयन है, प्रतिक्रिया चयन है, श्रेणीकरण है, पूर्व प्रक्रमण है। तो इसमें सही क्रम हो जाएगा हमारा सबसे पहले पूर्व प्रक्रमण, उसके बाद श्रेणीकरण, उसके बाद प्रतिक्रिया चयन, उसके बाद प्रतिक्रिया कार्यान्वयन। तो ये हमारा सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो वाइगोत्स्की बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं? तो सामाजिक, यानी वाइगोत्स्की बच्चों के सीखने में सामाजिक कारक के कारण भूमिका पर बल देते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें तो मैडम चाय खाती है वाक्य है, तो ये वाक्य विन्यास की दृष्टि से सही है, लेकिन अर्थ विज्ञान की दृष्टि से गलत है, क्योंकि चाय को पिया जाता है ना कि खाया जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो टर्मन के अनुसार 90 से 100 बुद्धिलब्धि का बालक माना जाता है, तो वह सामान्य बुद्धि का बालक है। आगे भी हम अन्य प्रैक्टिस सेट को करेंगे रीट के तहत। धन्यवाद। जय हिंद।